Chapters: 1957 Final Showdown, 1958 Complete Human Will, 1959 People's Hearts Have Changed, 1960 Destroying Fate. Chapter Start. Chapter 1957. आखिरी मुकाबला फैंग युआन के जिस्म में आए बदलाव की वजह से मैदान ए जंग में लड़ाई पाल भर के लिए रुक गई थी। सबसे पहले ड्यूक लॉन्ग ने रिएक्ट किया। इमॉर्टल किलर मूव, स्पाइरलिंग ड्रैगन फैंग। फैंग युआन की हालत का कुछ पता नहीं था। वो तीन अजीब और गरीब जानवर असल में एक खून से साने हुए चोगे में बदल गए थे जो उसकी पीठ पर लटक रहा था। ड्यूक लॉन्ग ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उससे अभी भी उन तीन जानवरों के हमलों का डर था, इसीलिए उसने दूर से हमला करने वाले स्पाइरलिंग ड्रैगन फैंग्स का इस्तेमाल किया, बस जांचने के लिए। ड्रैगन के दांत तलवारों की तरह तेज हवा में नाचने लगे। फैंग युआन ने बचने की कोशिश नहीं की। वो अपनी अब की डिफेंसिव ताकत को टेस्ट करना चाहता था। छानाक छानाक छानाक, ड्रैगन फैंग्स उसके जिस्म से टकराए और चिंगारियों की एक लड़ी सी निकल पड़ी। वो खूनी चोगा पहनने के बाद फैंग युआन की डिफेंसिव ताकत एक ऐसी लेवल पर पहुंच गई थी जिसका कोई हिसाब नहीं था। ये मंजर देखकर ड्यूक लॉन्ग की आंख सिकुड़ गई। फैंग युआन की अभी की डिफेंसिव ताकत पहले ही उससे कहीं ज्यादा थी। अगर ड्यूक लॉन्ग अपने ऊपर ड्रैगन फैंग्स का हमला होने देता तो उसके ड्रैगन स्केल्स पर कम से कम सफेद निशान तो रह जाते। लेकिन फैंग युआन को कोई नुकसान नहीं हुआ, एक खरोंच तक का निशान या घाव नहीं दिख रहा था। डिफेंस इतना जबरदस्त है तो बाकी चीजें भी ऐसी ही होंगी। फैंग युआन ने जिस तरह ड्रैगन फैंग किलर मूव को झेला, उस देखकर सभी इमॉर्टल्स के दिमाग में यही ख्याल आया। हेवनली कोर्ट वाले बहुत सतर्क हो गए, जबकि तीनों रीजन्स के गू इमॉर्टल्स फैंग युआन को बड़ी उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे। इन गू इमॉर्टल्स को यह नहीं पता था कि इस वक्त फैंग युआन के कानों में कोई उसकी बेइज्जती किए जा रहा था। बच्चे, तू ही वो जूनियर है जिसे मेरी असली विरासत मिली है। घाटिया कहीं का, तू तो बहुत बदसूरत दिखता है। अपनी शक्ल देख, औरत जैसा चेहरा है तेरा, हाथ पैर इतने पतले। तेरी स्किन इतनी गोरी और चिकनी कैसे हो सकती है? कहाँ है तेरे अंदर मर्दों वाली शक्ति? हे भगवान, मेरी विरासत तेरे हाथों में बर्बाद हो गई। फैंग युआन। जब वो तीन जानवर इनकम्प्लीट फ्रीडम ट्रांसफॉर्मेशन में मिल रहे थे, फैंग युआन को अपनी विल ट्रांसफर करनी पड़ी। लेकिन खूनी चोगा बनने के बाद फैंग युआन की विल रेकलेस सेवेज डेमन वेनरेबल के इमेज में बदल गई और रेकलेस सेवेज की विल बैन गई। ये तरीका सच में अकाल से परे था। ये दिखाता था कि रेकलेस सेवेज भले ही एक ट्रांसफॉर्मेशन पाथ गू इमॉर्टल था, लेकिन उसकी विजडम पथ में भी कमाल की पकड़ थी। हालांकि फैंग युआन को जल्द ही पता चल गया कि विल के ट्रांसफॉर्मेशन का सोर्स वो तीन जानवर थे। जहां तक उसकी बात थी, इस तथाकथित रेकलेस सेवेज की विल से उससे कोई नुकसान नहीं था, बल्कि उल्टा कई फायदे थे। रेकलेस सेवेज की विल खूनी चोगे का ध्यान रख सकती थी और किलर मूव को मेंटेन करने में मदद कर सकती थी। वो फैंग युआन को इनकम्प्लीट फ्रीडम ट्रांसफॉर्मेशन के असली मतलब को समझने में भी तेजी ला सकती थी। बच्चे, जल्दी से हमला कर। इतने सालों बाद मेरे में बॉडी की छोड़ी हुई ताकत में से ज्यादा कुछ नहीं बचा है। जल्दी जल्दी चार्ज कर, फेट गू को तोड़ डाल। रेकलेस सेवेज की विल जोर से हंसा और बेसब्री से चिल्लाने लगा। तुम बहुत बोलते हो, चुप हो सकते हो? फैंग युआन ने आराम से जवाब दिया। ए! रेकलेस सेवेज की विल सन रह गया। उसने अपने गालों पर हाथ रखे और विश्वास न करते हुए चिल्लाया, मेरी बेइज्जती हुई। मेरी महान रेकलेस सेवेज डेमन वेनरेबल की एक जूनियर ने बेइज्जती की, और वो भी इतने बदसूरत लड़के ने। रेकलेस सेवेज की विल बड़बड़ाता रहा। कौन सोच सकता था कि दबंग रेकलेस सेवेज डेमन वेनरेबल इतना बातूनी होगा? उसके याद दिलाए बिना भी फैंग युआन महसूस कर सकता था कि भले ही इनकम्प्लीट फ्रीडम ट्रांसफॉर्मेशन डरा देने वाली हद तक ताकतवर था, ये उन तीन जानवरों की बुनियाद को बहुत तेजी से खत्म कर रहा था। इस मूव की एक टाइम लिमिट थी। अगर ऐसी बात है तो फैंग युआन ने अपनी उंगली छोटी की और हेवन ओवरसीइंग टावर को एक शैतानी मुस्कान के साथ देखा। उसी पाल हेवन ओवरसीइंग टावर को कंट्रोल कर रहे हर हेवनली कोर्ट गू इमॉर्टल के दिल में एक ठंडक सी दौड़ गई। फैंग युआन से सावधान, वो हमला कर रहा है। संभाल कर, संभाल कर। हेवनली कोर्ट की तरफ माहौल तनावपूर्ण था, उनके होश उड़े हुए थे। बूम! अगले हाईपैल फैंग युआन ने हमला कर दिया। उसका शरीर आसमान में एक खूनी किरण की तरह गुजरा। वो सीधे उस जगह चार्ज कर रहा था जहां सबसे ज्यादा दुश्मन द हेवन ओवरसीइंग टावर। फैंग युआन की स्पीड इतनी कमाल की थी कि ड्यूक लॉन्ग भी, जो पहले से ही पूरी तरह तैयार था, एक बड़ा झटका महसूस कर गया। फैंग युआन, रुक जा! ड्यूक लॉन्ग ने रिएक्ट किया और अपनी पूरी ताकत से पीछा किया। ही, अब आखिरकार मजा आने लगा है।
बैटलफील्ड के किनारे पर स्पेक्ट्रल सोल जोर से हंसा और हुक्म दिया, बूढ़े ज़ेंग युआन, शुरू हो जाओ, सबकी विजन एक्टिवेट कर दो। मैं चाहता हूं कि दुनिया का हर इंसान ये दिलचस्प नज़ारा देखे। जी, मालिक। ओल्ड मैन झेंग युआन एक ऐसी चाबी था जिसके पास हेवनली कोर्ट के वेनरेबल ह्यूमन पाथ मेथड्स को एक्टिवेट करने का अधिकार था। और ये मूव, सबकी विजन, जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल ने बनाया था। इसकी अनोखी ताकत फैंग युआन की पिछली जिंदगी में दिख चुकी थी। ये लोगों के एकजुट दिलों को बुनियाद बनाकर सेंट्रल कॉन्टिनेंट के आम इंसानों, गू मास्टर्स और गू इमॉर्टल्स को अपनी विजन शेयर करने देता था। इस तरह हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स सेंट्रल कॉन्टिनेंट में दुश्मन की हर हरकत पर नजर रख सकते थे और सेंट्रल कॉन्टिनेंट के लोगों के दिल में नफरत को भी भड़का सकते थे, जिससे और भी ज्यादा ह्यूमन विल जमा हो सके। जितनी ज्यादा ह्यूमन विल जमा होती, उतनी ही ज्यादा ताकत हीरोज अमंग पीपल जैसे दूसरे ह्यूमन पाथ किलर मूव्स में होती। ऐसे फीडबैक लूप में उनकी ताकत बढ़ती रहती। यही जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल के किलर मूव्स का स्टाइल था। इमॉर्टल किलर मूव, एवरीबॉडीज विजन। एक पाल में सेंट्रल कॉन्टिनेंट में हंगामा मच गया, पांचों रीजन्स में हंगामा मच गया। आखिर हो क्या रहा है दुनिया में? मेरी आंखों में कोई प्रॉब्लम है। आम लोग हैरान थे। यह हेवनली कोर्ट का सीन है, ये कैसा मेथड है, ये सबको अभी की सिचुएशन देखने दे रहा है। कौन सी साइड जीत रही है? पांचों रीजन्स के लगभग सभी गू इमॉर्टल्स को अंदर की बात पता थी। पिछली जिंदगी में सेंट्रल कॉन्टिनेंट के लोगों ने एवरीबॉडीज विजन का फायदा उठाया था, लेकिन इस जिंदगी में शेन शान के दखल की वजह से पांचों रीजन्स की ह्यूमन विल्स एक साथ जमा हो गई थी। इस वजह से एवरीबॉडीज विजन ने पांचों रीजन्स के हर इंसान को हेवनली कोर्ट की लड़ाई देखने का मौका दिया। पांचों रीजन्स के आम लोगों ने जो पहला सीन देखा, वो था फैंग युआन का हेवन ओवरसीइंग टावर की तरफ बढ़ना। ये आदमी कौन है? आम लोग भी फैंग युआन का दबंग ऑरा देखकर एक अजीब सा प्रेशर महसूस कर रहे थे। फैंग युआन, तू कामयाब नहीं होगा। ए मौके पर गु यू फैंग झेंग और कीन डिंगलिंग ने डेमन जजमेंट बोर्ड को हेवन ओवरसीइंग टावर के सामने लाकर डिफेंड किया। वो रैंक 8 इमॉर्टल गु हाउस है, डेमन जजमेंट बोर्ड। यह सीन देखने वाले गु इमॉर्टल्स, चाहे वो किसी भी रीजन के हों, हैरानी से चिल्ला उठे। फैंग युआन रुक नहीं रहा, वो सीधा डेमन जजमेंट बोर्ड से टकराने जा रहा है। पागल हो गया है क्या? ये एक रैंक 8 इमॉर्टल गु हाउस है। लेकिन अगले हाईपैल पांचों रीजन्स के गु इमॉर्टल्स के मुंह हैरानी से खुले के खुले रह गए। फैंग युआन सीधा डेमन जजमेंट बोर्ड से जा टकराया। जबरदस्त टक्कर की ताकत से डेमन जजमेंट बोर्ड हवा में उड़ गया। भले हाई गु यू फैंग झेंग और कीन डिंगलिंग पहले से हाई अस इमॉर्टल गु हाउस को अपनी पूरी ताकत से कंट्रोल कर रहे थे। दफा हो जाओ, फैंग युआन चिल्लाया और जोर से एक मुक्का मारा। डेमन जजमेंट बोर्ड पर एक बड़ा सा डेंट पड़ गया, अनेकों टुकड़े बिखरे और गु वर्म की लाशों में बदल गए। गु यू फैंग झेंग के मुंह से ढेर सारा खून निकला और वो जमीन पर एक खौफनाक चेहरे के साथ गिर गया। फैंग युआन के मुक्के ने लगभग डेमन जजमेंट बोर्ड को चीर हाई दिया था। डेमन जजमेंट बोर्ड के गिरने के बाद फैंग युआन ने यूस्पा जोर से पैर पटका। एक विशाल और ना रोक पाने वाली ताकत एक पहाड़ की तरह डेमन जजमेंट बोर्ड पर पड़ी और वो तेजी से जमीन पर गिर गया। फैंग युआन ने छलांग लगाई, उसकी स्पीड बढ़ गई और वो हेवन ओवरसीइंग टावर की तरफ बढ़ता रहा। लेकिन अगले हाईपैल ड्यूक लॉन्ग ने फैंग युआन को पकड़ लिया था। फैंग युआन, वो जोर से चिल्लाया, उसकी आवाज ने आसमान हिला दिया। फैंग युआन पलटा, उसका खूनी चोगा घुमा और उसने मुक्के बरसाने शुरू कर दिए। मुक्कों की एक आंधी सी आ गई। ड्यूक लॉन्ग एक किलर मूव के साथ तैयार होकर आया था। उसने अपनी हथेली दबाई, यह ची ब्रेथ माउंटेन था। उसका बाण हाथ फिर एक पंजे की शक्ल में बदला जब उसने इमॉर्टल किलर मूव ड्रैगन क्लॉ स्ट्राइक एक्टिवेट किया, जबकि उसका दाएं हाथ मुक्के में बंद गया और उसने केओटिक ड्रैगन फिस्ट एक्टिवेट किया। उसी वक्त उसने अपने दांत थूके, वो अनेकों घुमावदार ड्रैगन फैंग्स में बदल गए जो उसके शरीर के चारों तरफ घूम रहे थे। उसके शरीर पर 9 ड्रैगन्स प्रोटेक्शन के ड्रैगन इमेजेस अपने आप ही बाहर निकल आए। धाम 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 धाम। फैंग युआन और ड्यूक लॉन्ग ने जमकर लड़ाई की, एक दूसरे पर वार करते हुए। हर मुक्का सीधा जिस्म पर लग रहा था। एक तरफ था अलग अलग वेनरेबल्स का वारिस, एक अदरवर्ल्डली डेमन, तो दूसरी तरफ था एक डाओ गार्डियन, एक इमॉर्टल वेनरेबल का मास्टर। उनकी लड़ाई ने इस युग में अब तक की इंटेंसिटी का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। सिर्फ उनके मूव्स के असर से ही ऐसी तेज हवाएं चली जिन्होंने सब लोगों और चीजों को दूर धकेल दिया। ये डरावनी टक्कारें इमॉर्टल गू हाउसेस को सीधा तबाह कर सकती थी।
यहां तक कि क्लियर जेड, ड्रिपिंग विंड, टाइनी बैम्बू बिल्डिंग और कैलमिटी लक ऑल्टर जैसे रैंक 8 इमॉर्टल गू हाउसेस ने भी लड़ना बैंड कर दिया। वो रैंक 8 इमॉर्टल गू हाउसेस तो डोर हट गए। क्या ये दोनों राक्षस हैं? ये कैसी खौफनाक लड़ाई है। पांचों रीजन्स के गू इमॉर्टल्स ने यह सीन एवरीबॉडीज विजन के जरिए देखा। उनके गले सूख गए और दिल जोरों से धड़कने लगे। किसी वेनरेबल की गैर मौजूदगी में फैंग युआन और ड्यूक लॉन्ग की लड़ाई को इस दुनिया के पीक लेवल पर माना जा सकता था। आम लोग धीरे धीरे कुछ समझने लगे। ये तो कमाल है, हम इमॉर्टल्स को देख रहे हैं। इस दुनिया में सच में इमॉर्टल्स हैं। इमॉर्टल्स की लड़ाइयां तो सच में बहुत डरावनी होती हैं। जल्दी देखो, लगता है आसमान भी उन्होंने तोड़ दिया है। आम लोग हैरानी से चिल्ला रहे थे। यह सीन उनकी कल्पना की हैडन से बहुत आगे था। हमलों का तूफान रुका नहीं, दोनों तरफ से लड़ाई बराबरी पर थी। ड्यूक लॉन्ग को हीरोज अमंग पीपल से एम्प्लीफिकेशन नहीं मिल सकता था, लेकिन उसके पास हेवनली ड्रैगन्स लास्ट स्टैंड और डेस्टिनी सॉन्ग की मदद थी, साथ ही ट्रिपल ची रिट्रैक्शन भी। यह मेथड प्राइमोर्डियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल का छोड़ा हुआ इंतजाम था। ड्यूक लॉन्ग तो बस यूज एक्टिवेट करने की एक चाबी था। बैटलफील्ड के किनारे पर स्पेक्ट्रल सोल मुस्कुराया जब उसने फैंग युआन और ड्यूक लॉन्ग की लड़ाई को देखा। जब बात यहां तक पहुंची गई है तो मुझे इससे और आगे बढ़ाने दो। झेंग युआन, सारी ह्यूमन विल्स को छोड़ दो। ओल्ड मैन झेंग युआन हैरान था। क्या ह्यूमन विल्स पहले ही पूरी तरह से नहीं छोड़ी गई थी? क्या कोई बची थी? अगर थी तो ओल्ड मैन झेंग युआन ने उन्हें पहले इस्तेमाल क्यों नहीं किया? लेकिन स्पेक्ट्रल सोल ने एक दिशा की तरफ इशारा किया। ओल्ड मैन झेंग युआन ने हैरानी से देखा कि हेवनली कोर्ट के एक कोने में सच में ह्यूमन विल का एक हिस्सा रखा हुआ था। हेवनली कोर्ट के बारे में स्पेक्ट्रल सोल की समझ खुद ओल्ड मैन झेंग युआन से भी ज्यादा साफ थी। हेवनली कोर्ट के कितने राज वो जानता है? और पिछले वेनरेबल्स ने ह्यूमन विल का एक हिस्सा इतने चुपके से क्यों रखा था? ओल्ड मैन झेंग युआन सवालों से घिरा हुआ था। तुम्हें अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं, बस उन्हें छोड़ दो। आगे जो होगा वो तुम्हें तुम्हारा जवाब दे देगा। स्पेक्ट्रल सोल हल्की हंसी हंसा। ओल्ड मैन झेंग युआन ने स्पेक्ट्रल सोल के सामने पूरी तरह से हार मान ली थी। उसने तुरंत सर हिलाया और बिना किसी झिझक के अपने मेथड्स एक्टिवेट कर दिए। सारी ह्यूमन विल्स पूरी तरह से छोड़ दी गई। अगले हाईपैल हीरोज अमंग पीपल की ताकत आसमान छूने लगी। चैप्टर 1958 मुकम्मल इंसानी मर्जी जैसे हाई ह्यूमन विल्स को छोड़ा गया। दोनों तरफ के गू इमॉर्टल्स को लगा जैसे अनेकों लोगों की सरसराहट सुनाई दे रही हो। तुम्हें स्वस्थ रहकर बड़ा होना है मेरे बच्चों। प्रेमियों का विवाह हो पाना सच में एक बहुत अच्छी बात है। शांति पीढ़ियों दर पीढ़ी चलती रहे। मैं अशांति के समय में इंसान बनकर जीने से बेहतर शांति के समय में कुत्ता बनकर जीना पसंद करूंगा। इन कानून तोड़ने वालों को मार डालो, इन घिनौने पापियों को सजा दो। सच्चाई की हमेशा जीत होगी। मेरा विश्वास है कि इंसाफ और न्याय कभी कभी देर से मिलते हैं, लेकिन मिलते जरूर हैं। तुम्हें जीतना ही होगा हेवनली कोर्ट। मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारे लिए दुआ कर सकता हूं। हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स का जोश बढ़ गया, लेकिन जल्द ही उनके चेहरों पर शक के बादल मंडराने लगे। उनके दुश्मनों को भी उसी तरह एम्प्लीफिकेशन मिला, और तो और ऐसा लग रहा था जैसे तीनों रीजन्स के गू इमॉर्टल्स को उनसे थोड़ा ज्यादा मजबूत एम्प्लीफिकेशन मिला था। अनसच्चाई का ढोंग करने वाले पाखंडियों को मार डालो, हेवनली कोर्ट को तबाह कर दो। वो हाथी दांत के मीनार में बैठा है। कौन जानता है उसने सेंट्रल कॉन्टिनेंट के लोगों की कितनी पीढ़ियों का शोषण किया है। भले हाई मेन हेवनली कोर्ट की भावना का सम्मान करता हूं, मैं यूज कभी हासिल नहीं कर पाऊंगा। मैं एक सेंट्रल कॉन्टिनेंट गू इमॉर्टल हूं। मैं अपनी स्वार्थ को मानता हूं। मैं बस एक आम गू कल्टिवेटर हूं। लेकिन सेंट्रल कॉन्टिनेंट के रिसोर्सेज को दास महान प्राचीन संप्रदायों और हेवनली कोर्ट ने लूट लिया है और कब्जा कर लिया है। हेवनली कोर्ट ज्वाइन करूं? वो बहुत मुश्किल है। वो तो चाहते हैं कि मैं अपना इमॉर्टल एपर्चर भी दे दूं। मैं ऐसा करने के लिए कैसे तैयार हो सकता हूं? हेवनली कोर्ट को गिरा दूं। हेवनली कोर्ट को जितना ज्यादा नुकसान होगा, जब पांचों रीजन्स एक होंगे तो हमारे चारों रीजन्स पर उतना ही कम दबाव होगा। हेवनली कोर्ट ने सबसे बड़ी ताकत की गड्डी पर बहुत लंबे समय तक कब्जा कर रखा है। अगर यूज गिरा दिया गया ही तो ये दिलचस्प होगा। दोनों तरफ से फिर से लड़ाई शुरू हुई। हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स ये देखकर हैरान थे कि हीरोज अमंग पीपल का असर दुश्मनों पर उनसे ज्यादा मजबूत था। क्यों? हीरोज अमंग पीपल साफ साफ हमारे हेवनली कोर्ट का मेथड है। हीरोज अमंग पीपल दुश्मनों की ज्यादा मदद क्यों कर रहा था? हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स उलझन में थे क्योंकि वो अब हारते जा रहे थे। वू योंग ने अपने गठबंधन को एक बार फिर लीड किया।
वो क्लियर जेट ड्रिपिंग विंड टाइनी बैम्बू बिल्डिंग से सबसे पहले बाहर निकला और बहादुरी से लड़ाई में रास्ता बनाने लगा। इस पल उसने सदर्न बॉर्डर के वू क्लैन की शान और हिम्मत को पूरी तरह से प्रदर्शित किया। उसका चेहरा गंभीर था और उसकी यूं में ठंडी रोशनी चमक रही थी। फेट गू को तबाह करने का इरादा हमेशा से इतना तेज और जबरदस्त था। अतीत में वो अपनी मां वू डूजू के टीए बूट के सामने खड़ा था, चुपचाप शौक माना रहा था। जबकि यूज दर्द महसूस हो रहा था, उसने पाया कि उसके दिल की गहराइयों में एक राहत और खुशी का एहसास था। क्या इसका मतलब मैं नाफरमान हूं? वू योंग ने खुद से पूछा और धीरे धीरे अपनी असली भावनाओं को समझा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अपनी मां के प्रति पूरी तरह से श्रद्धा और सम्मान से भरा हुआ हूं। लेकिन वो सच में बहुत स्ट्रांग थी, मैं सिर्फ उनके साए में सिमटकर छिपने का विकल्प चुन सकता था। ए फ्लैट जब वो नहीं है, मुझे आखिरकार खुद को फैलाने की जगह मिली है। वर्तमान में लौटकर वू योंग का इरादा मजबूत था और उसकी निगाहें ठंडी। उसने अपने दिल के अंदर की गर्म भावनाओं को जाहिर किया। इसीलिए तबाह हो जाओ फेट गू। मैं तुम्हारे लिए उसी तरह शोक मनाऊंगा जैसे मैंने अपनी मां के लिए मनाया था। सिर्फ तुम्हारे जाने के बाद हाइमेन वू योंग अपनी महत्वाकांक्षाओं का पीछा करने के लिए आजाद हो पाऊंगा। दूसरी तरफ कैलेमिटी लक ऑल्टर ने डेमन जजमेंट बोर्ड को दबा रखा था। बिंगसाई चुवान ने ऐसी ताकत कभी महसूस नहीं की थी। खून उसके जिस्म के अंदर तेजी से बह रहा था। तुम्हें अभी भी एहसास नहीं हुआ कीन डिंगलिंग, इस बात के बावजूद कि तुम वो इंसान थी जो लॉर्ड जायंट सुन के बगल में सोती थी। किस्मत तय होती है जबकि लक एक वेरिएबल है। तुम्हें क्या लगता है लॉर्ड जायंट सुन ने लकपात क्यों बनाया? वो लकपात क्यों बना पाए? एक तरह से देखा जाए तो ये अनेकों जीवों की इच्छा थी कि लकपात सामने आए। जब तुम्हारी जिंदगी तय हो, जब तुम्हारी हर मुलाकात पहले से ही निर्धारित हो, तो क्या जीने का कोई मतलब रह जाता है? ये कठपुतली हुई अबीजान ज़ॉम्बीज़ से कैसे अलग है? ये मेरा अंदाजा नहीं है, लॉर्ड जायंट सुन ने ये मुझसे खुद कहा था। और मैंने उनकी मर्जी को विरासत में लिया है। 3 लाख साल बाद भी मैं अभी भी अपनी जान दांव पर लगाकर लड़ रहा हूं। मैं एक बूढ़ा आदमी हूं जो ऐसी आकांक्षा के लिए लड़ने को तैयार है। इमॉर्टल किलर मूव, ग्रैंड कलिजन। शेन कॉन्ग शेंग ने असल में फंग जियोगे पर हमला करने की पहल की। शेन कॉन्ग शेंग के हमलों के नीचे फंग जियोगे को लगातार पीछे हटना पड़ा, लेकिन उसने डेस्टिनी सॉन्ग को बनाए रखा, अपने साथियों को सपोर्ट देने को प्राथमिकता देते हुए। शेन कॉन्ग शेंग दहाड़ा, फंग जियोगे। हम दोनों साउंड पाथ गू इमॉर्टल्स हैं। भले ही तुम देख नहीं सकते, क्या तुम सुन नहीं सकते? सुनो, ये दुनिया के लगभग सभी लोगों की अंदर की आवाजें हैं। वो अब और बंदिशों में नहीं रहना चाहते, वो आज़ादी के लिए तरस रहे हैं, भले ही यह आज़ादी अव्यवहारिक से परे हो। कभी कभी लोग पागलों की तरह होते हैं, उनके पास मूर्खता भरे विचार होते हैं। मैं तुमसे सच कहूंगा, शेन कॉन्ग शेंग असल में गहरी भावनाओं के आंसू रो पड़ा। मैंने ऐसी भावनाएं कभी महसूस नहीं की। ऐसा लग रहा है जैसे अनेकों लोग मेरे पीछे खड़े हैं, मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं और मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं। शायद ऐसा हाई हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स को महसूस होता होगा जब वो उस जमाने में इंसानियत के लिए लड़ा थे। ये सच में सही फैसला था मेरा इस मैदाने जंग में आने का। धाम 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 क्लोज कॉम्बैट जारी रहा। एक के बाद एक मूव्स चलाए गए जब फैंग युआन और ड्यूक लॉन्ग आमने सामने लड़ा। थोड़ी देर तक बराबरी की लड़ाई के बाद ड्यूक लॉन्ग हारते हुए दिखने लगा। भले हाई ड्यूक लॉन्ग अपने दांत पीस रहा था और सहना चाहता था, इसका कोई फायदा नहीं हुआ। अभी उस अपने जबरदस्त इरादे के बावजूद कमजोरी और लाचारी का एहसास होने लगा था। मौजूद सभी लोगों में हीरोज अमंग पीपल का एम्प्लीफिकेशन फैंग युआन पर असल में सबसे मजबूत था। क्यून क्यून, तुम साफ साफ एक शैतान हो जो दुनिया में तबाही लाता है। तुम एक घिनौने शैतान हो जो अनेकों पाप करता है। तुम्हें ह्यूमन विल से सबसे ज्यादा मदद क्यों मिलेगी? ड्यूक लॉन्ग ने हैरानी और गुस्से में दहाड़ा। तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया? ड्यूक लॉन्ग, ए फ्लैट का दौर वैसा नहीं रहा, लोगों के दिल बदल चुके हैं। ओल्डन एंटिक्विटी एरा में इंसानियत जीने की जगह ढूंढ रही थी। इसीलिए तीनों डेमन वेनरेबल्स ने हेवनली कोर्ट पर हमला करते वक्त खुद को रोका। और अब ओल्डन एंटिक्विटी एरा को खत्म हुए 10 लाख साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। तुम्हारा हेवनली कोर्ट अब दुनिया के सभी इंसानों की मर्जी का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। फैंग युआन के शब्द बहुत जहरीले थे। वो ड्रैगन फैंग से भी ज्यादा तेज लग रहे थे क्योंकि वो ड्यूक लॉन्ग के दिल के अंदर तक चब रहे थे। फैंग युआन ने सिर्फ अपने मुक्सन का ही इस्तेमाल नहीं किया, उसके जिस्म का हर जोड़ हथियार बन गया था जब उसने ड्यूक लॉन्ग पर हमला किया। ची ब्रेथ माउंटेन उसने तोड़ दिया, स्पाइरलिंग ड्रैगन फैंग्स टूट गए,
ड्यूक लॉन्ग का ड्रैगन क्लॉ स्ट्राइक और कियोटिक ड्रैगन फिस्ट फैंग युआन ने बार बार दबा दिए। धाम 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 धाम। फैंग युआन के हर हमले से सोनिक बूम पैदा हो रहा था। खूनी चोगे से एक गहरी लाल रोशनी निकल रही थी जो फैंग युआन के पूरे जिस्म को ढक रही थी, उसकी हर तरह की ताकत को एक डरावनी हद तक बढ़ा रही थी। ड्यूक लॉन्ग की उंगलियां फैंग युआन ने तोड़ दी, उसका मुक्का टूट गया जब उसने सीधा फैंग युआन के मुंह पर मारा। नो ड्रैगन टैटूज दर्द से करह रहे थे। वो पहले हाई फैंग युआन द्वारा काफी हद तक तबाह हो चुके थे। अनेकों साल पहले एक जोड़ा था। मर्द का नाम तुजी था, औरत का रुओली। तुजी एक रॉकमैन था और रुओली एक इंसान इमॉर्टल। मेन रूल पाथ कल्टिवेट करता हूं, मुझे इस दुनिया के नियमों में विश्वास करना होगा। सभी चीजों का अपना एक निर्धारित रास्ता होता है जिसे किस्मत कहते हैं। मेरा मानना है कि मैं तुमसे इसीलिए मिल पाया क्योंकि मैंने अपनी किस्मत का पालन किया। तुमसे प्यार हो जाना किस्मत की मेरे प्रति मेहरबानी है, तुजी ने जवाब दिया। रुओली ने कहा, अगर मैं तुमसे कहूं कि किस्मत ने तय किया है कि मैं इन रेकलेस सेवेज डेमन वेनरेबल के हाथों मरूंगी? क्या? तुजी हैरान था। रुओली, तुमने ये भविष्यवाणी कितनी बार चेक की है? रुओली ने एक कड़वी मुस्कान दी, सिर्फ एक बार ही काफी है, लेकिन मैंने इसे कई बार चेक किया है, हर बार नतीजा वही था। क्या तुम जानते हो कि एक विजडम पाथ गु इमॉर्टल की भविष्यवाणी इतनी सटीक क्यों होती है? वो इसीलिए क्योंकि किस्मत हमेशा तय होती है। मेन रेकलेस सेवेज के हाथों मरूंगी, यही मेरी किस्मत है। तुजी काफी देर तक चुप रहा, फिर उसने लगभग एक निश्चित आवाज में कहा, तो फिर मैं किस्मत में विश्वास नहीं करता। किस हक से वो रेकलेस सेवेज डेमन वेनरेबल के हाथों मरेगी? किस हक से मेरी प्रेमिका एक खुशहाल जिंदगी नहीं जी सकती? अगर ये किस्मत का इंतजाम है, तो मैं इसे नहीं मानूंगा। ड्यूक लॉन्ग को फैंग युआन ने बार बार पीछे धकेल दिया। पहले उसके मुंह से खून निकला, फिर उसके सातों छिद्रों से खून बहने लगा। ये इसीलिए क्योंकि फैंग युआन के मुंह के उसके जिस्म पर लगे थे और उसके अंदरूनी अंगों में ब्लीडिंग हो गई थी। शानदार! ये सच में बहुत ताजगी भरा एहसास है। रेकलेस सेवेज की विल चोगे के अंदर से चिल्लाई, जोश में अपने हाथ हिलाते हुए, बच्चे, भले ही तू बदसूरत दिखता है, तेरा स्टाइल मुझ जैसा है। मुझे कहना पड़ेगा, तेरे बारे में मेरी राय बदल गई है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि कुछ कमी क्यों महसूस हो रही है। रेकलेस सेवेज की विल ने थोड़ी देर सोचा, फिर ताली बजाई, समझ गया। तुम्हें जोश में दहाड़ना चाहिए, खुशी से चिल्लाना चाहिए। ये लड़ाई के दौरान एक मर्द का जोश होता है। लेकिन फैंग युआन का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था, उसकी उंगली पाताल की तरह गहरी थी जिसमें बेकार की भावनाओं का कोई निशान नहीं था। जहां तक उसकी बात थी, वो इस लड़ाई के स्टाइल का इस्तेमाल इनकम्प्लीट फ्रीडम ट्रांसफॉर्मेशन का फायदा उठाने के लिए कर रहा था, इसके अलावा कुछ नहीं था। 3 जानवरों की जबरदस्त ताकत के साथ ड्यूक लॉन्ग पहले हाई क्लोज कॉम्बैट में उससे लड़ते हुए काफी हारते हुए दिख रहा था। लेकिन फैंग युआन ने हेवन ओवरसीइंग टावर पर हमला करने का रवैया बनाए रखा, जिसने ड्यूक लॉन्ग को उससे क्लोज कॉम्बैट में लड़ने पर मजबूर कर दिया। ड्यूक लॉन्ग की स्थिति और भी खराब होती जा रही थी। वो साफ तौर पर अटैक कम और डिफेंस ज्यादा कर रहा था। वो दहाड़ रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन उस अभी भी फैंग युआन ने बार बार पीछे धकेल दिया। सदर्न बॉर्डर में टाओ जू नाम का एक गु इमॉर्टल था। वो टाओ जू है? क्या वो बेवकूफ है? 5 रीजन्स के बेकार राज पर रिसर्च करने के लिए उसने वो शादी छोड़ दी। वो एक पागल है। मैंने यूज अक्सर रीजनल वॉल्स की तरफ अपनी रिसर्च के लिए जाते देखा है, वो अक्सर घायल और बुरी हालत में होता है। उसने लगभग सब कुछ कुर्बान कर दिया 5 रीजन्स की रीजनल वॉल्स पर रिसर्च करने के लिए। उसने अनेकों लोगों का मजाक सहा और यहां तक कि कई लोगों के गुप्त दबाव का भी सामना करना पड़ा। उसके लिए सबसे बड़ा झटका वो सबसे बड़ा मजाक था जो किस्मत ने उसके साथ किया। बहुत जल्द ही भविष्य में 5 रीजन्स की रीजनल वॉल्स पूरी तरह से गायब हो जाएंगी। भले हाई टाओ जू की रिसर्च में प्रगति हुई, ऐसा लगा कि इसका मतलब ही खत्म हो गया। लेकिन तो क्या? अगर ये किस्मत है और मैं, टाओ जू, इसका विरोध या इसे बदल नहीं सकता, तो क्या? मैं फिर भी रिसर्च करता रहूंगा। भले हाई में आखिर में फेल हो जाऊं और कुछ हासिल ना करूं, भले ही मेरी जिंदगी एक पूरी तरह से असफलता बन जाए, मैं किस्मत के आगे कभी सर नहीं झुकाऊंगा। भले हाई मैं समझता हूं कि मेरे सामने किस्मत नाम की एक दीवार है, मैं उससे टकराऊंगा। भले ही मैं टक्कर से मर जाऊं, मैं मुस्कुराते हुए और सर ऊंचा करके मरूंगा। किस हक से मैं अपनी किस्मत को स्वीकार कर लूं? किसे परवाह है? यही मैं करना चाहता हूं, यही मैं जीना चाहता हूं। चैप्टर 1959। लोगों के दिल बदल गए हैं, जल्दी ड्यूक लॉन्ग की मदद करो। हेवनली कोर्ट के गु इमॉर्टल्स आगे बढ़े, उनमें अब और देखते रहने की हिम्मत नहीं थी।
ड्यूक लॉन्ग और फंग ज्यू गे हेवनली कोर्ट के डू स्तंभ द। अगर ड्यूक लॉन्ग हार गया तो पूरी सिचुएशन फिर से खतरनाक हो जाएगी। बूम! फैंग युआन ने अचानक ड्यूक लॉन्ग के हाथ पर लात मारी। ड्यूक लॉन्ग का डिफेंस पूरी तरह से खुल गया। फैंग युआन ने मौके का फायदा उठाया और पास आकर ड्यूक लॉन्ग के बैंगनी बालों को अपने बाएं हाथ से पकड़ लिया। फिर उसने अपना डायन मुक्का उठाया और घुसे बरसाने लगा। एक के बाद एक घुसे ड्यूक लॉन्ग के चेहरे और छाती पर टॉप के गोलों की तरह बरसने लगे। ड्यूक लॉन्ग खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था, वो सिर्फ बेबसी में चिल्ला सकता था, ट्रिपल ची रिट्रैक्शन की एक बार फिर से हो पड़ी और ड्यूक लॉन्ग के जिस्म में जमा हो गई। ड्यूक लॉन्ग की हालत 3 गुना मजबूत हो गई। धाम धाम धाम! फैंग युआन ने ड्यूक लॉन्ग पर घूसों की बारिश जारी रखी। वो बस मारता ही रहा। 10 लाख साल से भी पहले, जब जेनेसिस लोटस एक वेनरेबल बना, वो एक आम इंसान का भेष धार कर दुनिया में घूमता था। एक दिन वो वेस्टर्न डेजर्ट के एक गरीब इस गांव में पहुंचा। वहां उसने एक गू मास्टर की आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके गांव वालों की कुछ समस्याओं को सुलझाया। गांव के बच्चों और बूढ़ों ने उसका गर्माजोशी से स्वागत किया। एक बच्चा सबसे ज्यादा उत्साहित था, यहां तक कि उसने जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल का इतना आदर किया कि वो उसके सामने झुक गया, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में एक नई उम्मीद देखी थी। लॉर्ड गू मास्टर, लॉर्ड गू मास्टर, मैं आपसे विनती करता हूं, मैं आपसे विनती करता हूं। बच्चा जमीन पर घुटनों के बाल बैठा था और जेनेसिस लोटस के कपड़े का कोना पकड़कर जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल की तरफ देख रहा था। उसकी मासूम आंखें आंसुओं और विनती से भरी हुई थी। बोलो बच्चे, घुटनों पर मत बैठो, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा अगर मैं कर सका। जेनेसिस लोटस ने बच्चे को प्यार से उठाया। बच्चे के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। अगर आप मदद कर सके तो ये सच में बहुत अच्छा होगा। कृपया मेरी माँ को जिंदा कर दीजिए, वो मेरी सबसे जरूरी इंसान है और इस दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा प्यार करने वाली भी। मेरे पिता ने हमें बहुत पहले ही छोड़ दिया था। मैं सिर्फ इसीलिए बड़ा हो पाया क्योंकि उन्होंने मुझे पालने के लिए कड़ी मेहनत की। लेकिन मेरी माँ कुछ दिन पहले ही मर गई, वो थकान और बीमारी से मर गई। अपने मरते दम तक उन्होंने अपने कांपते हाथों से आखिरी बचा हुआ आधा बिस्किट मेरे हाथों में रखा। उन्होंने वो मेरे लिए बचाया था। मैं अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता, मैं अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता। मैं आपसे विनती करता हूँ लॉर्ड गू मास्टर, आप इतना गहरा कुआं खोद सकते हैं और पानी का सोर्स बिल्कुल सही ढूंढ सकते हैं। आप मेरी माँ को जरूर जिंदा कर सकते हैं, है ना? जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल चुप रहा। बच्चा मासूम था, उस नहीं पता था कि मारे हुए को जिंदा करना कुआं खोदने से कहीं ज्यादा मुश्किल था। लेकिन जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल उस वक्त का वेनरेबल था, जो चीजें दूसरों के लिए नामुमकिन थी, वो उसके लिए मुमकिन थी। लेकिन वो नहीं कर सकता था। वो एक इमॉर्टल वेनरेबल था, वो हेवनली कोर्ट का इमॉर्टल वेनरेबल था। इसके बाद जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल ने बच्चे के सर पर हाथ फेरा और एक आह भरी। ये मुमकिन नहीं है। चाहे कोई भी हो, उन्हें जीवन और मृत्यु का अनुभव करना ही पड़ता है। तुम्हारी माँ की मौत बस उनका आखिरी मंजिल तक पहुंचना है। क्या ये एक तरह की मुक्ति नहीं है? हिम्मत रखो और बहादुरी से और खुशी से जियो। मुझे विश्वास है कि तुम्हारी माँ जरूर चाहेंगी कि तुम ऐसे ही जियो। नहीं, मैं नहीं चाहता। बच्चे ने तेजी से अपना सर हिलाया। मैं चाहता हूं कि मेरी माँ जिंदा हो जाए। जेनेसिस लोटस ने अपना सर हिलाया और फिर से आह भरी। मैं तुम्हारी माँ को जिंदा नहीं कर सकता। क्यों? आप साफ साफ कर सकते हैं। बच्चे ने अपनी एड़ खोली, जेनेसिस लोटस को गुस्से से देखते हुए। जेनेसिस लोटस ने अपना सर हिलाया और कुछ नहीं बोला। बच्चे ने जेनेसिस लोटस की तरफ इशारा किया और चिल्लाया, मैं आपसे नफरत करता हूं, मैं आपसे नफरत करता हूं, गू मास्टर। आप साफ साफ मेरी माँ को जिंदा कर सकते हैं, लेकिन आप करना नहीं चाहते। आप बहुत पत्थर दिल हैं, आप सच में बहुत क्रूर हैं। क्या इसीलिए कि वो आपकी माँ नहीं है? अगर वो आपकी माँ होती, तो क्या आप इतनी बेरुखी से माना कर देते? जेनेसिस लोटस चुप्पी में डूब गया। उसने खुद को बच्चे की जगह रखा और सोचा, फिर एक नतीजे पर पहुंचा और अत्यंत सच्चाई से कहा, हाँ, मैं तब भी यही करता। हर किसी को मौत को स्वीकार करना पड़ता है, चाहे वो कोई भी हो। क्योंकि मैं जानता हूं, ये सब किस्मत का इंतजाम है। भाड़ में जाए तुम्हारी किस्मत। बच्चा दहाड़ा, क्या मुझे तुम्हारी इस घटिया किस्मत की परवाह है? मुझे मेरी माँ चाहिए, मैं अपनी माँ को वापस चाहता हूं। बच्चे को पास के गांव वालों ने जल्दी से रोक लिया। गांव वाले बार बार जेनेसिस लोटस से माफी मांग रहे थे। जेनेसिस लोटस ने अपना सर हिलाया, ये जताते हुए कि उसने बुरा नहीं माना। वो गांव वालों को उस पागलों की तरह जद्दोजहद करते बच्चे को रोकते हुए देख रहा था जब अचानक वो एक ट्रांस में चला गया और उसका जिस्म कांप उठा। इस पल उस अचानक समझ आया,
दुनिया भर में घूमते वक्त उसे एक अनजानी बेचैनी क्यों महसूस हो रही थी। इंसान के दिल बदल गए हैं, उनका लालच अतृप्त है। जब इंसान दुनिया के शासक बन गए, उनकी इच्छा अब वेरिएंट ह्यूमंस के शासन और दबाव का विरोध करने की नहीं रही, वो और भी ज्यादा पागल और भ्रमित हो गए थे। जेनेसिस लोटस ने अपने सामने उस बच्चे को ट्रांस में देखा और उस एहसास हुआ, क्या आज के इंसान उस बच्चे जैसे नहीं हैं? वो एक अव्यवहारिक इच्छा के लिए किस्मत की जंजीरों के नीचे पागलों की तरह जद्दोजहद कर रहा था। लेकिन क्या ये सच में अव्यवहारिक था? क्या मारे हुए इंसान को जिंदा करना नामुमकिन था? जेनेसिस लोटस को पता था कि यह मुमकिन था, लेकिन वो ये नहीं कर सकता था। इसकी इजाजत नहीं थी। लेकिन क्या इजाजत ना होने का मतलब यह है कि कोई ये नहीं करेगा? जेनेसिस लोटस को अचानक अकेलेपन और दुविधा का एहसास हुआ। एक गहरी बेबसी ने यूज घेर लिया। भले ही वो एक रैंक 9 वेनरेबल था, अपने युग का नंबर 1 इंसान, वो लोगों को ये करने से अपनी पूरी ताकत से रोक सकता था, लेकिन उसकी मौत के बाद क्या? भले ही वो इस जीवन में अपनी पूरी ताकत और ऊर्जा लगा दे और कोई भी मारे हुए को जिंदा करने की कोशिश ना करे, क्या वो, जेनेसिस लोटस, लोगों को ऐसे विचार रखने से रोक सकता था? सबसे डरावनी चीज इस तरह के विचार थे। वो सबकी ख्याली पुलाव को कैसे रोक सकता था? वो लोगों के दिल में उभरने वाली इच्छाओं को नहीं रोक सकता था। ड्यूक लॉन्ग को फैंग युआन ने बुरी तरह से पीटा। शुरू में उसने पूरी ताकत से पलटवार किया, लेकिन फैंग युआन ने ड्यूक लॉन्ग के पलटवारों को बिना किसी भाव के बदलाव के आमने सामने झेल लिया। ड्यूक लॉन्ग की शक्ल अब बिल्कुल बदल चुकी थी। उसकी छाती अंदर धंस गई थी, उसके स्केल्स हर तरफ बिखरे हुए थे और उसका ऑरा तेजी से गिर गया था। ट्रिपल ची रिट्रैक्शन। ड्यूक लॉन्ग फिर से दहाड़ा, उसका ऑरा बढ़ा और उसके घाव तुरंत भर गए। धाम धाम धाम। फैंग युआन ने अभी भी ड्यूक लॉन्ग पर घूंसों की बारिश जारी रखी। ड्यूक लॉन्ग ने अभी अभी अपनी शक्ल वापस पाई ही थी कि फैंग युआन ने उस फिर से बिगाड़ दिया। जल्द ही उसकी हड्डियां टूट गईं और हर तरफ से खून बहने लगा। ड्यूक लॉन्ग पीछे नहीं हटा, उसने अपनी पूरी ताकत से बचाव किया और चिल्लाता रहा, ट्रिपल ची रिट्रैक्शन। उसकी हालत एक बार फिर से ठीक हो गई। रेकलेस सेवेज की विल चोगे से खुश होकर चिल्ला रही थी, मारो यूज, मारो यूज, बुरी तरह मारो, उस निचोड़ दो। न देखना चाहता हूं कि हेवनली कोर्ट के पास कितना संचय है कि वो यूज इस तरह खर्च करने दे। हा हा हा। लेकिन फैंग युआन पूरे समय शांत था। 3 जानवरों के कॉम्बिनेशन की बची हुई ताकत का हिसाब लगा रहा था। उसकी ताकत लगातार कमजोर हो रही थी। जब 3 जानवर पहली बार प्रकट हुए तो हरी मछली सिर्फ एक टक्कर से ड्यूक लॉन्ग के जिस्म की सारी हड्डियां तोड़ने में सक्षम थी। लेकिन कई घमासान लड़ाइयों के बाद और फेट वैंक्विश से कई बार टकराने के बाद 3 जानवरों के पास ज्यादा ताकत नहीं बची थी। फैंग युआन ने इनकम्प्लीट फ्रीडम ट्रांसफॉर्मेशन को एक्टिवेट किया और 3 जानवरों की ताकत को जोड़ा, लेकिन डिफेंस, मूवमेंट और हीलिंग जैसे सभी पहलुओं की ताकत तेजी से खर्च हो रही थी। संचय की तुलना में ये सच में हेवनली कोर्ट से मेल नहीं खा सकता था। अनंत घूसों की परछाइयां एक हो गईं। फैंग युआन ने अचानक अपना मुक्का उठाया और पूरी ताकत से वार किया। बूम! एक जोर की आवाज सुनाई दी जब फैंग युआन का डायन मुक्का ड्यूक लॉन्ग के चेहरे में घुस गया। डरावनी ताकत फट पड़ी। ड्यूक लॉन्ग तुरंत बेहोश हो गया और एक पाल में एक उल्का की तरह आसमान पार कर गया और जमीन पर जोर से जा गिरा। वो और गहरा गिरता चला गया। उसका मजबूत जिस्म हेवनली कोर्ट की जमीन में घुस गया और एक अब तक का सबसे गहरा गड्ढा बना दिया। ड्यूक लॉन्ग गड्ढे की गहराइयों में बिना हिले डुले पड़ा था। लेकिन ट्रिपल ची रिट्रैक्शन एक बार फिर से एक्टिवेट हो गया। अनंत की का एक और दौर उसमें समा गया। फैंग युआन ने नाक सिकोड़ी और अपना हाथ ढीला छोड़ दिया। बैंगनी बालों का एक बड़ा गुच्छा हवा के साथ बिखर गया। वो तब उखाड़ गए थे जब उसने ड्यूक लॉन्ग को मुक्का मारा था। फैंग युआन ने शांति से विश्लेषण किया। ट्रिपल ची रिट्रैक्शन ड्यूक लॉन्ग द्वारा एक्टिवेट नहीं किया गया था। ये मूल रूप से प्राइमोर्डियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल द्वारा छोड़ा गया एक मेथड था। भले ही ड्यूक लॉन्ग पाल भर के लिए अपना होश खो बैठा, ट्रिपल ची रिट्रैक्शन अभी भी ड्यूक लॉन्ग को सपोर्ट करता रहा। इनकम्प्लीट फ्रीडम ट्रांसफॉर्मेशन में ज्यादा ताकत नहीं बची थी। अगर ये किलर मूव बीच में ही रुक जाता तो वो इसे फिर से एक्टिवेट करने के लिए रेकलेस सेवेज डेमन वेनरेबल की ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। अगली बार जब वो इसका इस्तेमाल करता, फैंग युआन को अपनी खुद की ताकत पर निर्भर रहना पड़ता। ड्यूक लॉन्ग अस्थायी रूप से रुक गया था। फैंग युआन तुरंत पलटा और हेवन ओवरसीइंग टावर की तरफ बढ़ा। हेवन ओवरसीइंग टावर लगातार हिल रहा था, लेकिन 3 रीजन्स के गू इमॉर्टल्स के दखल के कारण वो फैंग युआन से ज्यादा दूर नहीं जा पाया था। रोको यूज, रोको यूज। फैंग युआन को रोको। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें उस रोकना ही होगा।
हेवनली कोर्ट के गू इमोर्टल्स आग की तरफ बढ़ते पतंगों की तरह फैंग युआन की तरफ बढ़े। ये कियाओ जी ने रास्ता रोका। फैंग युआन के मुके ने उसके लकड़ी के कवच को चीर दिया और उस मार डाला। चाओ शान ही फैंग युआन पार जापटा। फैंग युआन ने लात मारी, सीधा उसका जिस्म फोड़ दिया। वॉटेक्स स्पेस बॉय चिल्लाते हुए फैंग युआन के पीछे प्रकट हुआ। फैंग युआन ने यूएस छोटे से सर को अपनी उंगलियों से पकड़ा, फिर उसने अपनी उंगलियों को मुके में बंद लिया, जबरदस्ती वॉटेक्स स्पेस बॉय के सर को खून और दिमाग के कीचड़ में बदल दिया। हा, यही तरीका है। मारो उन्हें, उनके चीथड़े उड़ा दो। फिर पूरे रास्ते में आगे बढ़ो। खूनी चोगे के अंदर रेकलेस सेविज की विल जोर से हंस रही थी जबकि वो अपने हाथ हिलाते हुए फैंग युआन का हौसला बढ़ा रहा था। फैंग युआन, सोचना भी मत। ड्यूक लॉन्ग एक बार फिर से उड़ा, फैंग युआन को रोकने की कोशिश करते हुए। एक महल अचानक उसके ऊपर प्रकट हुआ। ड्रैगन पैलेस। ड्रैगन पैलेस के पूर्व स्वामी वू शुआई की जिंदगी दुखद घटनाओं से भरी हुई लगती थी। ड्रैगनमैन का विनाश एक जल्लाद की तलवार की तरह था जो हमेशा उसके और ड्रैगनमैन जाति के सर पर लटकती रहती थी। सपने के खुलासे बार बार होते रहे। ड्रैगनमैन के विनाश के मामले को सुझाने के लिए यूज ड्रैगनमैन के जिस्म पर प्रयोग करते हुए रैंक 8 ड्रैगन प्लस का इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन ऐसा करने के लिए अकेला वू शुआई काफी नहीं था। उसने सभी ड्रैगनमैन गू इमोर्टल्स को इकट्ठा किया और उन्हें सच बताया। उसने उनसे मदद की भीख मांगी। विशाल ड्रैगन प्लस में एक अभूतपूर्व बैठक हुई। लगभग सभी ड्रैगनमैन गू इमोर्टल्स इकट्ठा हुए थे। प्रयोग करने के लिए हमें बहुत बड़ी संख्या में ड्रैगनमैन की जरूरत है। लगभग ये सभी लोग मर जाएंगे, भले ही वो बच जाएं, वो चाहेंगे कि वो मर गए होते। इसीलिए मैं ये फैसला अकेला नहीं ले सकता। अगर किसी को आपत्ति है तो अभी बोलो। मुझे आपत्ति है। तुरंत कोई खड़ा हो गया। सबने मुड़कर देखा। यह वू शुआई का चचेरा भाई था, वो प्यारा सातवां युवा मालिक जिसे ड्यूक लॉन्ग सबसे ज्यादा लाड प्यार करता था। सातवें युवा मालिक ने वू शुआई की तरफ इशारा किया जो अपने सिंहासन पर था और उस डांटा, तुम कमीने, तुम पागल हो गए हो। हेवनली कोर्ट का विश्वास जीतने के लिए तुमने अपने सबसे वफादार कसम खाए हुए भाई को मार डाला। ड्रैगनमैन के शासन के राज को छुपाने के लिए तुमने अपने खुद के पिता की मौत का कारण बना। ड्रीम टोकन इमोर्टल गू को रिफाइन करने के लिए तुमने सच में अपनी सबसे प्यारी पत्नी को गू मटेरियल के रूप में इस्तेमाल किया। अब ड्रैगनमैन के विनाश से निपटने के लिए तुम अपने सभी निर्दोष ड्रैगनमैन को भी कुर्बान करना चाहते हो और अनपढ़ प्रयोग करना चाहते हो। तुम्हारा दिल इतना दुष्ट क्यों है? तुम इतने पत्थर दिल क्यों हो? तुम्हें लगता है कि यह तथाकथित सबूत हमें तुम पर विश्वास करवा देगा? ही, तुम बहुत मजाकिया हो। क्या तुम्हें लगता है कि हम सब बेवकूफ हैं? ही, नहीं, तुम मजाकिया नहीं हो। तुम दया के पात्र और दुखी हो। तुम अपनी पत्नी को खुशियां देना चाहते थे और आखिर में तुमने यूज एक गू रिफाइन करने के लिए कुर्बान कर दिया। ही, तुम अपने पिता को गर्व महसूस करवाना चाहते थे और आखिर में तुमने उन्हें मार डाला। तुमने उन्हें अपने दोनों हाथों से मार डाला। तुमने हुआंग वे को एक उज्जवल भविष्य का वादा किया था। तुमने यूज उम्मीद दी थी, लेकिन आखिर में तुमने उस मार डाला। और अब क्या भविष्य है? ही, हा। सातवां युवा मालिक पागलों की तरह हंसा। उसके आंसू लगभग निकल ही आए थे। तुमने ड्रैगनमैन जाति को उठाने के लिए इतनी कोशिश की और आखिर में ड्रैगनमैन जाति मिटाई जाने वाली है। हम विलुप्त होने वाले हैं। ये तुम थे। अगर तुम महत्वाकांक्षी ना होते और साउथ फ्लावर आइलैंड पर कब्जा ना करते, हमारे लोगों को स्थानांतरित ना करते, तेजी से विकास ना करते और इंसानों के साथ संघर्ष ना पैदा करते, तो ये सब क्यों होता? अगर ड्रैगनमैन जाति शांति और सुकून से रहती तो पूर्वज का हमें मिटाने का इरादा हाय नहीं होता। वू शुआई, ओ वू शुआई, तुम हमारे पूर्वज के अलावा ड्रैगनमैन जाति के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो, लेकिन जो तुमने हमें दिया वो शान या उम्मीद नहीं थी, ना ही समानता या सम्मान था। वो था विनाश। तुम एक सच्ची त्रसादी हो। तुम्हारी पूरी जिंदगी एक त्रसादी है। पूरा हॉल शांत था। वू शुआई अपने ड्रैगन सिंहासन पर बैठा था, चेहरे पर कोई भाव नहीं था। इस समय एक ड्रैगनमैन गू इमोर्टल धीरे धीरे भीड़ से बाहर निकला और वू शुआई के सामने खड़ा हो गया। फिर उसने भीड़ का सामना किया। इस ड्रैगनमैन गू इमोर्टल ने गहरी आवाज में कहा, मेन लॉर्ड वू शुआई का समर्थन करता हूं। सातवां युवा मालिक हैरान था। तीसरे चाचा, आप? एक दूसरा ड्रैगनमैन गू इमोर्टल भीड़ से बाहर निकला और वू शुआई के सामने खड़ा हो गया और ड्रैगनमैन गू इमोर्टल्स का सामना किया। इस ड्रैगनमैन गू इमोर्टल ने ऊंची आवाज में कहा, मेन लॉर्ड वू शुआई की योजना से पूरी तरह सहमत हूं। सातवां युवा मालिक हैरान था। पांचवें चाचा? फिर तीसरा,
चौथा, पांचवा व्यक्ति। सभी ड्रैगनमैन गू इमॉर्टल्स वू शुआई के सामने खड़े हो गए। पलक झपकते ही सातवां युवा मालिक बिल्कुल अकेला रह गया। वो अविश्वास से चिल्लाया, क्या तुम सब पागल हो गए हो? अगर ये पागलपन है तो हम सब पागल हैं। ही, रेंजू जैसे पागल बनने के लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है। छोटे सातवें, क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया? कितनी बड़ी त्रसादी है कि हमारी जिंदगी और मौत दूसरों के हाथों में हो। भले ही ये व्यक्ति हमारा पूर्वज हो, हमारा जन्मदाता हो, वो ऐसा नहीं कर सकता। वू शुआई धीरे धीरे अपने ड्रैगन सिंहासन से उठा, उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। सभी, मेन, वू शुआई, यहां शपथ लेता हूं। वू शुआई की आवाज बेहद खुरदुरी थी। मैं जीवन या विनाश की परवाह किए बिना ड्रैगनमैन जाति के साथ खड़ा रहूंगा। मैं अपना दिल, अपना खून और अपने पास मौजूद सारी आत्मा और दृढ़ निश्चय का योगदान दूंगा। भले हाई मैं आखिर में असफल हो जाऊं, मैं अपनी जिंदगी के आखिरी पाल तक लड़ूंगा। भले हाई मैं आखिर में मर जाऊं, मेरी आत्मा और दृढ़ निश्चय दूसरों द्वारा विरासत में लिए जाएंगे। भले ही मेरी आत्मा और दृढ़ निश्चय अस्तित्व में न रहे, भले ही सिर्फ मेरा नाम बचे, मैं लड़ता रहूंगा। मैं कभी विरोध करना बैंड नहीं करूंगा। चैप्टर 1960, किस्मत को तबाह कर दो। बूम। हीरोज अमंग पीपल के एम्प्लीफिकेशन के नीचे ड्रैगन पैलेस मुश्किल से ड्यूक लॉन्ग को रोक पा रहा था। दफा हो जाओ। अगले हाईपैल, ड्यूक लॉन्ग ने ड्रैगन पैलेस को ड्रैगन क्लॉ स्ट्राइक से उड़ा दिया। ड्यूक लॉन्ग का नजारा फिर से साफ हो गया, लेकिन वो बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि फैंग युआन पहले हाई हेवन ओवरसीइंग टावर के पास पहुंच चुका था। सिर्फ वो ही नहीं, वू योंग, बिंग साई चुवान, शेन कॉन्ग शेंग और दूसरे भी एक तेज लहर की तरह आगे बढ़ चुके थे। हमले की ये लहर डरावनी थी। ड्यूक लॉन्ग अब उन्हें समय पर रोकने में असमर्थ था और इस दृश्य को अत्यधिक क्रोध से देख रहा था। अभी, इस पाल में, भले हाई हेवन ओवरसीइंग टावर फैंटम बन जाए, वो इस खतरे से नहीं बच सकता था। क्योंकि फैंग युआन के पास ड्रीम पाथ के मेथड्स थे। फंग जिन हुआंग उसके मेथड्स को रोक सकती थी, लेकिन वो सिर्फ एक मोर्टल गू मास्टर थी। उसकी ताकत वर्तमान फैंग युआन का सामना करने के लिए अपर्याप्त थी। जल्दी से फेट वैंक्विश इस्तेमाल करो, ड्यूक लॉन्ग चिल्लाया। हेवन ओवरसीइंग टावर के अंदर के गू इमॉर्टल्स कांप उठे और दुश्मन या दोस्त की परवाह किए बिना उन्होंने हताशा और चिंता में फेट वैंक्विश को फिर से एक्टिवेट कर दिया। आसमान सफेद हो गया। हर तरफ रोशनी थी। सफेद रोशनी, ये पूरी दुनिया में फैल गई। इस दुनिया की सारी जगह सफेद रोशनी से भर गई। यह हेवन ओवरसीइंग टावर का सबसे शक्तिशाली मेथड था। इसने रैंक 9 फेट गू को कोर के रूप में इस्तेमाल करके एक सर्वोच्च किलर मूव एक्टिवेट किया। चाहे वो हेवनली कोर्ट हो या 3 रीजन्स के गू इमॉर्टल्स, दोनों पक्ष इस किलर मूव से अत्यंत परिचित थे। सफेद रोशनी ने बेरहमी से पूरे मैदान जंग को भर दिया, दुश्मन या दोस्त में कोई फर्क किए बिना। एक पाल में, चाहे वो कोई भी इमॉर्टल गू हाउस हो, उन्हें सभी को भरी चोट लगी या नुकसान हुआ। घटिया, घटिया। वू योंग ने अपने दांत पीसे जबकि उसके होठों के कोनों से खून बहने लगा। यूज लगा कि उसकी महत्वाकांक्षा सफेद रोशनी में बर्फ की तरह पिघल रही है। फिर से यही मूव। जब भी कोई ब्रेक थ्रू होता है, फेट वैंक्विश हेवनली कोर्ट के लिए स्थिति को पलट देता है। हाँ। वू योंग की निगाहें अचानक केंद्रित हुई और फिर एक जटिल भाव प्रकट हुआ। खाली मैदान जंग में अभी भी एक खून का लाल निशान बचा हुआ था। वो क्या था? वो एक चोगा था, एक जंग के झंडे की तरह लहरा रहा था। ओ। चोगे के अंदर रेकलेस सेवज की विल ने अपनी मुठ्ठियां भींची और जोश में एक बंदर की तरह अपनी छाती पीटी। वो बेहद उत्साहित था, पागलों की तरह चिल्ला रहा था, यही है, यही है। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच मेरे अलावा और कौन है? अहम मौके पर तुम्हें अभी भी मुझ पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। कूल, मैं बहुत कूल हूं। अगर सिर्फ 3 जानवर होते तो वो स्वाभाविक रूप से फेट वैंक्विश की ताकत का आसानी से सामना नहीं कर पाते। लेकिन जब वो एक मूव में मिल गए और फैंग युआन से कोर के रूप में जुड़ गए, फैंग युआन की पूरी अदरवर्ल्डली डेमन आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हुए फेट वैंक्विश अब उन्हें नुकसान पहुंचाने में सक्षम नहीं था। अनंत रोशनी में फैंग युआन का सफेद लिबास, काले बाल और खूनी चोगा हवा के साथ तेजी से लहरा रहे थे। वो आगे बढ़ा। उसने आगे धक्का दिया। वो बिल्कुल भी नहीं रुका। हमारे पास अभी भी उम्मीद है। पीछे हट रहे कैलमिटी लक ऑल्टर के अंदर से बिंग साई चुवान ने अपनी उंगली चौड़ी की और उस चमकते लाल छवि को सफेद जगह में आगे बढ़ते हुए देखा। शेन कॉन्ग शेंग ने बार बार खून थूका जबकि वो आसमान से गिरा। वो भी फैंग युआन को देख रहा था, अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल करके अपनी निगाहें उस पर टिकाए हुए। उसने अंदर ही अंदर चिल्लाया,
फैंग युआन, तुम कमीने शैतान। ए फ्लैट, सब कुछ तुम पर ही निर्भर है। फैंग युआन एक तेज तीर की तरह आगे बढ़ा। वो एक आफत का सितारा था जो जमीन से आसमान तक उठा, दुनिया में अफरा तफरी ला रहा था और स्वर्ग को ही चुनौती दे रहा था। चार्ज करो, चार्ज करो। मर्दों की शान तब दिखती है जब वो आगे बढ़ते हैं। ओ यह रेकलेस सेविज की विल लगातार चिल्लाती रही जबकि उसकी आवाज फैंग युआन के कानों में गूंज रही थी। चाहे वो ड्यूक लॉन्ग हो, फंग जिउगे, हेवनली कोर्ट के इमॉर्टल्स या टीन रीजन्स के इमॉर्टल्स, उन्होंने अपनी ऊँग जबरदस्ती खोली और अपनी निगाहें फैंग युआन पर टिका दी। स्वर्ग और पृथ्वी एक शुद्ध सफेद दृश्य था, और इस सफेदी में रास्ता असाधारण रूप से लंबा और अनंत लग रहा था, जैसे कि ये इतिहास में फैला हुआ हो, अतीत से लेकर अब तक। 3 मिलियन साल से भी पहले, जब वेरिएंट ह्यूमन समृद्धि में थे, एक अनजान सा इंसान गुलाम था। उसका नाम वे यू शू था। उसने हेवनली कोर्ट के स्थान के बारे में सुना। वो अब और गुलाम रहने को तैयार नहीं था। वो भाग गया और उसका पीछा किया गया। उसके मालिक ने उस ठंडे ढंग से डांटा, वे यू शू, जब मैंने तुम्हें उस समय खरीदा था, तुम सिर्फ एक बच्चे थे जिसे कल्टीवेशन के बारे में भी नहीं पता था। मैंने तुम्हें कदम कदम पर सिखाया और तुम्हें एक गू इमॉर्टल बनाया। क्या ये मेरी सुरक्षा और लाड प्यार था जिसने तुम्हें इतनी हिम्मत दी? बताओ मुझे, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? क्या मैंने, प्रिंसेस येटोंग, तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया है? तुम ऐशो आराम और शांति में रहते थे, तुम्हें सिर्फ मेरी सेवा करनी थी और मैंने कभी तुम्हारे साथ क्रूरता नहीं की। वे यू शू ने दुखद रूप से मुस्कुराया, लेकिन भले ही मैं एक बहुत बेहतर जिंदगी जी रहा था, मैं अभी भी सिर्फ तुम्हारा गुलाम था। महिला इंकमान इमॉर्टल गुस्से में थी, मेरा गुलाम बनने में क्या बुराई है? कई इंकमैन तुम्हारी जिंदगी जीना चाहते हैं लेकिन उन्हें ऐसा मौका नहीं मिलता। वे यू शू एक पल के लिए हैरान हुआ, फिर उसने धीरे धीरे कहा, मैंने पहले नहीं सोचा था कि ये बुरा है, लेकिन जब मैंने सुना कि इस दुनिया में एक हेवनली कोर्ट है जहां इंसान रहते हैं, मुझे एहसास हुआ कि मैं हमेशा उदास क्यों रहता था और खुशी महसूस नहीं करता था। इसीलिए क्योंकि मुझमें एक चीज की कमी थी। ही, मैंने पढ़ी है, मैं सच में बहुत बेवकूफ हूं। मैं बिना पंखों के पक्षियों, बिना दांत के जानवरों, बिना गिल्फड़ों के मछलियों से भी ज्यादा बेवकूफ हूं। कम से कम वो जानते हैं कि उन्होंने अपनी आज़ादी खो दी है और आज़ादी का पीछा करने के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं। लेकिन मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मैंने अपनी आज़ादी खो दी है। तो तुम भगना चाहते हो? तुम हेवनली कोर्ट पहुंचना चाहते हो? महिला इंकमान इमॉर्टल ने टांस कसा, तुम बहुत भोले हो। तुम सच में इन शैतानों के प्रलोभन में विश्वास करते हो? वे यू शू ने अपनी ऐन बैंड कर ली। उसकी आवाज खुरदुरी थी, ऐसा नहीं है कि मैं विश्वास करता हूं, लेकिन मैं विश्वास करना चाहता हूं। हेवनली कोर्ट कभी भी जरूरी बात नहीं थी। बिना हेवनली कोर्ट के अर्थली कोर्ट हो सकता है, या ह्यूमन कोर्ट भी। हमेशा एक ऐसी जगह होगी जहां इंसानों का एक समूह इकट्ठा होगा और आज़ादी का पीछा करेगा। 1 मिलियन साल पहले। ड्यूक लॉन्ग ने ठंडा सांस लिया। बताओ मुझे, होंगटिंग, इस दुनिया में कौन अपनी मर्जी से काम कर सकता है? तुम्हारे विचार बहुत बचकाने हैं। तुम्हें लगता है कि एक इमॉर्टल वेनरेबल बनने और राइचस पथ का नेतृत्व करने के लिए बलिदान की जरूरत नहीं होगी? इस दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए कीमत नहीं चुकानी पड़ती? तुम राइचस पाथ शब्दों को कितना हल्का समझते हो? गलत। हेवनली कोर्ट के राइचस पाथ को बनाए रखने के लिए तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी, इसके लिए बलिदान की जरूरत है। अगर तुम में ये बलिदान की मानसिकता भी नहीं है, तो मैं तुम्हें बताता हूं, तुम्हें हेवनली कोर्ट में प्रवेश करने की योग्यता नहीं है। ड्यूक लॉन्ग की भुएं उठ गईं, उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। तुम किसे जिंदा करना चाहते हो? हर वो व्यक्ति जिसने मेरे लिए खुद को कुर्बान कर दिया। मेरे माता पिता, लियू शूजियान और कई अन्य। भले ही और भी क्रूर त्रासदियां हों, मैं उन्हें स्वीकार करूंगा। मास्टर, शिष्य के मन में हमेशा एक सवाल था, क्यों? हमें किस्मत के इंतजाम को क्यों स्वीकार करना पड़ता है? अगर किस्मत ना होती, तो क्या दुनिया सच में अव्यवस्था में चली जाती? क्या ये संभव नहीं है कि दुनिया एक बेहतर जगह बन जाए? होंगटिंग ने चिंतित लहजे में पूछा। वर्तमान युग। ड्यूक लॉन्ग ने फंग जिन हुआंग को देखा और गंभीरता से कहा, हुआंग, तुम्हें समझना होगा कि तुम भविष्य की ग्रेट ड्रीम इमॉर्टल वेनरेबल हो जो सभी पिछले वेनरेबल्स को पार कर जाएगी। तुम ड्रीम पाथ बनाओगी और पूरी दुनिया में अजी रहोगी। तुम्हारी शान चमकेगी और युगों तक फैलेगी, इंसानियत का अनंत प्रतीक और सहारा बनेगी। डरो मत, हिचकिचाओ मत, हर सफलता को लेकर अनिवार्य रूप से आगे बढ़ती रहो जब तक कि तुम इस दुनिया के सर्वोच्च शिखर पर नहीं पहुंच जाती। फंग जिन हुआंग की ईद सुनते सुनते और भी चमकदार हो गई। वो अद्भुत सुंदरता के साथ मुस्कुराई। ड्यूक लॉन्ग भी मुस्कुराया।
फंग जिन हुआंग ने कहा, अगर ये सब किस्मत द्वारा पहले से तय है तो मैं किस्मत में विश्वास नहीं करती। बूम! फैंग युआन ने सीधा हेवन ओवरसीइंग टावर की छत तोड़ी और अंदर घुस गया। अंदर एक हेवनली कॉट गू इमॉर्टल यूज रोकने के लिए खड़ा हुआ। फैंग युआन ने सीधा अपने हाथ उसकी छाती में घुसा दिए और जोर से खींचा। अस हेवनली कॉट गू इमॉर्टल को 2 हिस्सों में फाड़ दिया। खून फैंग युआन के चेहरे पर छिटका। उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद थी, बर्फ की तरह ठंडी। खून फैंग युआन के काले बालों पर छिटका। बाल रात के आसमान की तरह थे, गहरे डरावने प्रकाश छोड़ रहे थे। खून फैंग युआन के खूनी चोगे पर छिटका। चोगा जमीन को छू रहा था जैसे कि वो अत्याचारी के शासन के लिए एक खूनी रास्ता बिछा रहा हो। फैंग युआन ने लंबे कदम लिए और ऊपरी मंजिल के केंद्र तक पहुंच गया। फेट गू ठीक उसके सामने था। यह हमेशा वहीं था, जैसे कि इसे लगातार अर्पण मिल रहे हों, अर्पण जो इसे लाखों सालों से मिल रहे थे। फैंग युआन ने फेट गू को पकड़ लिया। इसके SHAN चोगे के अंदर रेकलेस सेवज की विल भी शांत थी। अपना मुंह बैंड किए वो फैंग युआन को खाली नजरों से देख रहा था, क्योंकि यूज एहसास हुआ यह पूरी इंसानियत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए सच्चाई का पाल था। इस समय फैंग युआन ने फेट गू को अपने हाथों में पकड़ रखा था। उसकी निगाहें जटिल भावनाओं से चमक रही थी। उसने आखिरकार फेट गू को पकड़ ही लिया। यह एक ऐसा दृश्य था जिसकी उसने अनेकों बार कल्पना की थी। उसका लक्ष्य इस पल पूरा हो गया, लेकिन उसने अपने बारे में नहीं सोचा और उसके बजाय के बारे में सोचा। रेनजू ने कहा, उस आज़ादी चाहिए थी और किस्मत की जंजीरों से छुटकारा पाना था। उसके बाद वो जहां चाहे वहां जा सकता था और जिसके साथ चाहे हमेशा के लिए रह सकता था। पक्षियों ने यूज डांटा, तुम इंसान अकेले रहने के लिए बने हो, सारी मुलाकातें जुदाई में ही खत्म होंगी। ओ इंसान, तुम आज़ादी का पीछा करना चाहते हो, लेकिन तुम्हें अपनी प्रकृति का भी पालन करना चाहिए। तुम्हें जंगली कल्पनाओं में नहीं डूबना चाहिए। रेनजू ने कहा, मुझे आज़ादी चाहिए और किस्मत की जंजीरों से छुटकारा पाना है। मेरे पास अनेकों स्वादिष्ट व्यंजन और शराब, अनंत धन दौलत और हर तरह के आरामदायक और सुंदर कपड़े होंगे। जानवरों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन तुम इंसान खाली हाथ पैदा हुए थे और बिना कुछ लिए ही मर जाओगे। ओ इंसान, तुम आज़ादी का पीछा करना चाहते हो, लेकिन तुम्हें अपनी प्रकृति का भी पालन करना चाहिए। तुम्हें जंगली कल्पनाओं में नहीं डूबना चाहिए। रेनजू ने कहा, मुझे आज़ादी चाहिए और किस्मत की जंजीरों से छुटकारा पाना है। मैं आज़ादी से सांस लूंगा और हमेशा के लिए जीऊंगा। मुझे अमर जीवन चाहिए। मछलियों ने विरोध किया, लेकिन तुम इंसानों का अमर जीवन से कोई संबंध नहीं है। तुम बुढ़ापे और बीमारियों से मर जाओगे। ओ इंसान, तुम आज़ादी का पीछा करना चाहते हो, लेकिन तुम्हें अपनी प्रकृति का भी पालन करना चाहिए। तुम्हें जंगली कल्पनाओं में नहीं डूबना चाहिए। रेनजू उलझन में था। रेनजू असंतुष्ट था। रेनजू चिढ़ गया था। रेनजू पागल हो गया। तुम ऐसे विचार कैसे रख सकते हो? मैं वही विचार क्यों नहीं रख सकता? एक इंसान अपने प्रियजनों के साथ हमेशा के लिए क्यों नहीं रह सकता? एक इंसान बिना चिंता के जिंदगी क्यों नहीं जी सकता और अनंत धन दौलत क्यों नहीं रख सकता? एक इंसान अमर जीवन क्यों नहीं पा सकता? क्योंकि किस्मत इसकी इजाजत नहीं देती। क्योंकि इसकी इजाजत नहीं है, इसीलिए मैं ये नहीं कर सकता। मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। किस हक से? किस घटिया हक से? किस हक से मुझे इसके बारे में सोचने की इजाजत नहीं है? किस हक से अमर जीवन वर्जित है? अगर ऐसे विचार मुझे पागल बना देते हैं, तो मुझे एक पागल ही बनने दो। अगर ऐसी चाहत मुझे शैतान बनाती है, तो मुझे एक शैतान ही बनने दो। फैंग युआन ने फेट गू को देखा और ठंडी हंसी हंसी। उसने हल्का सा अपना मुक्का भींचा। कड़ाक! एक हल्की सी आवाज गूंजी। फेट गू सीधा टुकड़े टुकड़े हो गया। रैंक 9 फेट गू तबाह हो गया। चैप्टर एंड।